मैं सतीश जी आपके पास आ रहा हूं और एक चीज ये समझना चाहता हूं, क्योंकि दुनिया की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी हिंदुस्तान है और दुनिया की सबसे जिसको कहा जाता है मैच्योर डेमोक्रेसी यूएस में आप देख रहे हैं अपनी आंख से। एक चीज मुझे ये समझाइए कि बहुत जगह इस तरह का प्रयास हुआ है कि कंपलसरी वोटिंग, इलेक्शन कमीशन ने जब इस ये आज विज्ञप्ति जारी की तो उसके साथ उसने कहा कि 2019 में 67.4% लोगों ने वोट दिया था। मोटे तौर पे करीब 32% लोगों ने वोट नहीं दिया था और उनकी इच्छा है कि उस 100% 100% वोट हो। तो क्या दुनिया में कहीं ऐसी जगह भी है जहां पे कंपलसरी वोटिंग नहीं है लेकिन 100% वोटिंग हो रही है? क्योंकि कुछ लोग हो सकता है कि बाई चॉइस नहीं वोट देना चाहते हैं, और ये जैसे बाई चॉइस वन हैज अ राइट नॉट टू प्रैक्टिस अ रिलीजन, वन हैज अ राइट नॉट टू वोट। उसको लगता है कि मैं नहीं दूंगा। नोटा के अलावा भी, नोटा भी नहीं देना चाहते। तो आपको क्या लगता है कि डेमोक्रेसी में कुछ ये सबको वोट दिलवाना क्या जरूरी है कि मतलब आपको वोट देना ही पड़ेगा, कंपलसरी वोटिंग? देखिए, डेमोक्रेसी में पहली बात जिसकी है कि हर व्यक्ति को अधिकार है अपनी तरह सोचने का, समझने का। वोटिंग कहीं मैंडेट नहीं हो सकती। वोटिंग जो है वो एक व्यक्ति का अपना फैसला है कि मैं इस चुनाव में किस तरह से अपनी राय व्यक्त करता हूँ, मेरा प्रतिनिधित्व कैसे होगा, मेरा आक्रोश, मेरी मेरी सद्भावना, जितनी अच्छी भावनाएं सब कैसे व्यक्त होंगी। उसके लिए वो वोट दे ना दे, ये उसका अपना सोचना है, अपना विचार है। ऐसा होता है रिपब्लिक में या डेमोक्रेसी में। अगर आप एक अथॉरिटेरियन व्यवस्था हैं तो बातें अलग हो सकती हैं। एक डेमोक्रेसी ऑस्ट्रेलिया ऐसी है जहां वो कोशिश करते हैं कंपलसरी वोटिंग कराने की, लेकिन उसके ऊपर काफी शीशा लेदर हुई है, काफी बहस बहस हुई है, उन्होंने कोशिश की है लोगों पर फाइन करने की, इस तरह चीजें हुई हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी आज की जो फंक्शनल डेमोक्रेसी है उसमें फर्क यह है कि पहली बात, आप ये कहते हो कि वोट दो। वोट देने के पहले इंसान तो बनाओ। वोट देने उसको नागरिक तो बनाओ। नागरिक बनाने के लिए जरूरी है उसको शिक्षा मिले। आपने वो दी नहीं, उसको भोजन मिले, उसको स्किल मिले, उसको खड़ा होने का एक पूरा एक वातावरण उसके लिए बनाया जाए। वो आपने 75 साल में किया नहीं। आज की तारीख में 93% लोग अगर हाई स्कूल पास नहीं कर पाते तो उनमें से आप क्या उम्मीद करते हो? अगर लोगों में समझ उस तरह की नहीं है कि किस बात का विश्लेषण कर सकें, तो वो समझ कैसे होगी कि हम कैसे वोट दें, क्या करें? तो पहली जिम्मेदारी सरकार की जो संविधान के अनुसार थी, पहली साक्षरता से लेकर के समझ वाले रास्ते पर चलने की थी, वो आपने किया नहीं। बिना एक जैसे ऐसा है कि हमने घर बनाना था और नींव डाली नहीं, और हम 10वां माला बनाना चाहते हैं। कुछ ऐसा ही जो विचार लगता है मुझे, जितने भी सरकार के जो फैसले हैं पिछले 75 साल में, सारे के सारे इसी तरह के हैं कि हम अपनी नींव नहीं बनाएंगे। बिना नींव बनाने 5वां माला 6वां माला बनाना शुरू कर देते हैं। यानी कि वो अगर आपने खंबे लगा दिए, बांस की बल्लियां लगा दी और 6वां माला लगा रहे हो आप, इतना ही हमारा जर्जर ढांचा है। हमारे देश की जो गवर्नेंस का है, जो प्रशासन का ढांचा, इतना ही कमजोर है। संविधान हमारा मजबूत उतना ही है जितना हमारे राजनीति के हमारे प्रतिनिधि उसको मजबूत रहने देंगे। दूसरी बात, जितने भी मैंने जो पिछले 40 बरस में देखा है, जितने भी कार्यक्रम सरकार ने शुरू किए हैं उसमें कोई भी अपवाद नहीं है। ये बड़ा मुश्किल होता है कहना कोई अपवाद नहीं है। कोई भी अपवाद नहीं है। जितने भी कार्यक्रम शुरू किए सरकार ने, उसमें कहीं भी अगर आप 100% या क्वालिटी गुणवत्ता ले आए तो सभी फेल हैं। सभी फेल हैं, शुरुआत से ही फेल है। चूंकि हम उसमें गुणवत्ता की बात नहीं करते और हमारे समाज में कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है कि लोग उसके आचरण पे, उसकी गुणवत्ता पर सवाल खड़ा कर सकें या उसकी कोई सुनवाई हो सके, क्योंकि कोई जो 7-8% लोग हम लोग आपस में बात करते रहते हैं, हम लोग उतना फर्क पड़ता नहीं। जो 92% उनके समझ में बातें आती नहीं क्या करना है। तो कुछ हैं जिनको फर्क पड़ता नहीं है। कुछ लोग दो चार बातचीत करने वाले बातचीत करते रहते हैं, लेकिन हमारे पास कोई ऐसा ढांचा नहीं है कि जो सरकार गलत करे तो उसे कैसे सही किया जाए। अगर प्रधानमंत्री चाहे, प्रधानमंत्री सरकार होता है, बाकी लोग उसके सहायक होते हैं। अगर प्रधानमंत्री चाहे तो कुछ चीजें बना सकता था। कोई प्रधानमंत्री, वो चाहे, मेरा संपर्क हुआ इंदिरा गांधी जी से, राजीव गांधी से लेकर के अब तक जो देखा है हमने, अगर प्रधानमंत्री चाहे तो कुछ चीज अच्छी हो सकती है। लेकिन कोई भी सारी चीज अच्छी नहीं कर सकता। उसकी जरूरी है कि वो बुनियादी ढंग से शुरू करे। ईवीएम की बात बताऊं आपको। ईवीएम के बारे में सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि जिन देशों ने इसको ईजाद किया वहां इसका इस्तेमाल नहीं होता। जर्मनी में इस पर रोक लग गई, अमेरिका में इसका इस्तेमाल नहीं होता। अमेरिका में अगर आप देखेंगे जो नागरिक, जो वोटर होता है, उसका सम्मान कैसे होता है। अब जब जाते हैं तो आपको एक सम्मान के साथ आपको वो रिसीव करता है। जो वोटिंग सेंटर है, आपको बड़े सम्मान का, आदर के साथ
आपको उसका स्वागत करता है। पहली बात, एक बड़ा सा कागज, बड़ा मोटा सा, जो कागज हम और आप इस्तेमाल नहीं कर सकते उससे चिट्ठियों का, उस तरह का कागज जो राष्ट्रपति इस्तेमाल करता है, ऐसा कागज, उस पर आपको वोटर जो वोट देना है वो मिलता है। उसकी पूरी प्रक्रिया होती है, एक आदमी आपके साथ चलता है, दिखाता है, ये बताता है, समझाता है। हर व्यक्ति के ऊपर 5-10 मिनट लगाए जाते हैं, ऐसा वोट करने का सिलसिला वहां पर है। उसके सब वॉलंटियर्स होते हैं और सबकी अपनी सीमाएं हैं और सबके ऊपर एक मशीनरी लगी हुई, कैसे उसको जांचेंगे, यानी कि हर व्यक्ति का सम्मान होता है। हमारे यहाँ हर आदमी भेड़ बकरी है, उसमें कोई नागरिकता की बात नहीं है। आप कितने भी कोई भी हो, आप जाके देखिए, जो अनुभव आपका होगा बनिस्बत की जो समृद्ध समाज है, हम समृद्ध यानी कि जहाँ पे ज्यादा पैसे हैं उस समाज के हिसाब से, उनके मुकाबले में हम भेड़ बकरी बन जाते हैं जब वोट देने जाते हैं। तो पहली बात तो यह है कि नागरिक का मतलब क्या है। अगर नागरिक का मतलब ही साफ नहीं तो वो वोट क्या करेगा। तो ये जो शुरुआत हुई है, इसके पीछे राजीव कुमार या किसी अफसर की बात नहीं है, उसके पीछे कोई शह देने वाला है। आप जानते हैं, पुरानी कहावत अंग्रेजी वाली है कि जो नरक का रास्ता बड़ी सद्भावनाओं के साथ शुरू होता है। सद्भावना में कोई मुश्किल नहीं है, ये आपके विचार बड़े उत्तम हैं, उदात्त हैं, उसमें कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन जो उदात्त विचार है, इनको जो आप एक इस पर अमल करने की बात करते हो, सारी मुश्किल वहां शुरू होती है। जितने भी सरकारी आज तक नियम बने हैं, आप मेरे पास हर सारी स्कीम ले आइए, मैं बताऊंगा इसमें क्या गड़बड़ है, क्यों सही नहीं है, इसमें क्या गुणवत्ता कमी है, इसमें कहाँ नागरिक अधिकार का हनन होता है, इसमें कहाँ प्रशासनिक जो है अक्षमता दिखती है। मैं आपको एक एक करके दिखाने को तैयार हूं। जब भी आप किसी भी कमीशन के पास समय हो और मुझे भी समय दे, मैं उनको बताने के लिए तैयार हूं। क्योंकि 40% मैंने जितने मैंने देखे हैं, हो सकता है मैं कुछ ना देखे हों, उनकी बात अलग है, जितने देखे हैं उनमें से कोई भी ऐसा उठता नहीं है जिसमें एक बेसिक चीज हो कि हम नागरिक का सम्मान कैसे करें, वो ये कैसे 100% लोगों के लिए ठीक हो। तो यहाँ जो बात हो रही, जो 32% या 1/3 लोग वोट नहीं दे पाते हैं, उसकी वजह सिर्फ प्रवासी लोग नहीं है, उसकी वजह कई है। अगर सिर्फ प्रवासी लोग होते, मान लीजिए 7-8% हो गए जो कि प्रवासी के नाम पे चल रहे हैं, उसके नाम पे आप एक 72 कॉन्स्टिट्यूंसी वाला एक ईवीएम बनाइए, जबकि आपके पास क्षमता कोई नहीं। भारत ने आज तक 75 बरस में कोई चीज ऐसी बनाई नहीं है जिसको दुनिया कहेगी कि इस लायक है कि उसका हम इस्तेमाल कर सके। ये शर्म की बात है कि भारत के किसी भी व्यक्ति ने आज तक 75 साल में कोई ऐसी चीज बना के नहीं दी है जिसको दुनिया कहे कि अच्छी है। हम खुद, जैसे हम स्कूल में गए, मास्टर जी कहेंगे, मास्टर जी तुम तो बेवकूफ हो, मुझे 100% नंबर दो। भारत का इस्तेमाल जो है यही होता है, मास्टर जी मैं विद्यार्थी हूं, मैं नंबर खुद दूंगा अपने आप को। यह मुश्किल आती है कि मैं बहुत महान हूं, मुझे दूसरा नंबर दे नहीं सकता, कोई देगा तो उसकी गलती है, जितनी रिपोर्ट बाहर की आती है सब खराब है। लेकिन बात यह है, हमारी जो प्रशासनिक व्यवस्था है, हमारी जो 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 सरकार की जो सोचने की व्यवस्था है, उसमें वही कमी है जो कि अनपढ़ लोगों के साथ होती है, जो हाई स्कूल फेलों के साथ होती है। हमारी सारी की सारी व्यवस्था, जो एक IAS अफसर है, बहुत इंटेलिजेंट होता है, इम्तिहान देने में अच्छा होता है, लेकिन जब 30 बरस बाद पॉलिसी बनाता है तब तक भूल जाता है कि समझ क्या होती है। क्योंकि उसने 30 बरस में किनके साथ काम किया है, जो पढ़ नहीं पाए, जो उन्होंने स्थानीय स्तर पे तरह तरह काम किए। सोचने का जो तरीका उसका है बेचारे का अजीब हो जाता है। जब वो लोग बाहर आते हैं पढ़ने के लिए, तब उनको लगता है कि क्या यहाँ भी जो जिस तरह से वो तथ्यों को जोड़ते हैं वहां मुश्किल होती है। तो मेरी जो ये एक चिंता का विषय मेरे लिए है कि जो भी काम भारत सरकार खुद करेगी उसमें कुछ गड़बड़ियां होंगी। वो किसी मानसिकता से शुरू होगी, उसमें कहीं भी एक क्षमता की बात नहीं होगी, एक नागरिक का सम्मान करने की बात नहीं होगी। वो किसी न किसी वजह से किसी काम के लिए किसी की शह पे की जाती है चीजें, और जो होगी अधकचरी होंगी। एक और मैं आपको उदाहरण दूं, हमारी जो क्षमता है, हमारी IIT जो है 5, कानपुर, ये आपकी वो जो बंगाल वाली, दिल्ली, बम्बई और मद्रास, ये 5 जो हमारी थी, खड़गपुर वाली 5 जो थी, बहुत महान IITs हमारी थी। इनके 80% जो बच्चे हैं वो सब बाहर आ गए। लेकिन जितने IITs में 1960 से लेकर के जितने आज तक प्रयोग हुए हैं, जिन बच्चों ने किए हैं जो वहां पढ़ते थे, उन सबको अगर आप मिला लीजिए 50 साल का, 60 से 2010 तक की बात कर रहा हूं मैं, और MIT के 1 साल के जो बच्चे आते हैं उनका आप देखिए, आकलन कीजिए, मूल्यांकन कीजिए मूल्य का। जो 1 साल में MIT के बच्चे 1000 बच्चे मूल्य देते हैं, वो 50 साल में 5 IIT के 1 लाख बच्चे नहीं दे सके। इतना फर्क हमारा है सोचने में, समझने में, कुछ अच्छा बनाने में। नकल करने में भी हम वहां भी हम काटते रहते हैं, कोई ना कोई कमी काट जाते हैं। नकल करने में चीन बहुत होशियार है, हमें सिर्फ इमिटेशन या कि कॉपी भी नहीं करना आता हमें,
नकल ऐसी करते हैं, भौंडी करते हैं। तो यानी कि ऐसे में जो कोई व्यवस्था हो, जब एक बार बताऊं आपको, जब वाजपेयी जी ने शुरू किया NHAI का, मैंने कहा पहला काम कीजिए, किसी भी देसी संस्था को ये काम मत दीजिएगा कि ये हाईवे बनाए, जो भी दीजिए विदेशी को दीजिए। जब सुनील मित्तल ने कहा कि एयरटेल में किस कंपनी को लाए, मैंने कहा किसी देसी कंपनी को नाम, चाहे TCS हो, चाहे PCS CCS हो, उसको मत लाना, वो IBM लेके आया। तो देश में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने के लिए जो हमारे लोग हैं वो बिल्कुल जमीन के लोग हैं, उनमें समझ नहीं है उस स्तर की कि हम कुछ कल्पना कर सके, बना सके। ये मेरा अनुभव है 40 बरस का। अगर आप उसको अपनी जो क्वालिटी को नीचे कर दीजिए तो आप कुछ भी कर सकते हैं। तो वहां पर परेशानी है, क्वालिटी की बड़ी मुश्किल होगी, और जो आपके बेंचमार्क्स हैं कि हर नागरिक के साथ ऐसा हो सके, वो शायद ना होगा, और गड़बड़ियां तरह की होंगी जो आप देख चुके हैं अब तक।